का कृष्णा में स्वागत है। हमारा जो बी.एड वर्षीय प्रोग्राम है हम उसके अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं। हम आज अपने बी.एड वर्षीय प्रोग्राम के अंतर्गत बी.एड फर्स्ट ईयर में अध्ययन करेंगे। हमारा बी.एड फर्स्ट ईयर के पेपर का नाम है अधिगमकर्ता के रूप में विकास, ग्रोइंग अप एज ए लर्नर। इसका पेपर कोड है E103। इस पेपर के अंदर हमारा सेकंड यूनिट चल रही है, जिसमें आज हम सेकंड यूनिट में अपना नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। हमारे चैप्टर का नाम है भाषा विकास, यानी कि एक बालक का जन्म से लेकर और चेतावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में भाषा का विकास किस प्रकार से होता है, उन सब के बारे में हम आज अपनी इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे। सो गाइस, हमारे जो आज का चैप्टर का नाम जो टॉपिक है वह है चेतावस्था में भाषा का विकास। यानी कि सबसे पहले बालक जन्म लेने के बाद चेतावस्था में कदम रखता है और इस अवस्था में बालक का विकास किस प्रकार से होता है, उन सभी के बारे में हम जानकारी अपनी आज की इस वीडियो के अंदर लेंगे। बालक के विकास क्रम में भाषा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। भाषा के माध्यम से ही व्यक्ति अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। यानी कि जब बालक के अंदर भाषा का विकास ही नहीं होगा तो उसके अंदर जो भावनाएं पैदा हो रही है उनको वह किस प्रकार से व्यक्त कर पाएगा। यानी कि मनुष्य अपनी भावनाओं को लिखकर, बोलकर ही तो व्यक्त करता है। अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है, बहुत सी बातों को सीखता है, दूसरों के निकट संपर्क में आता है। यानी कि भाषा के द्वारा ही वह दूसरों की बातों को सीखता है और उनके निकट संबंध में आता है। जब तक वह दूसरों की भाषा सीख ही नहीं पाएगा तो उनसे संबंध के निकट वह नहीं हो सकता है। और उनको समझाता है, यानी कि क्या समझाता है, अपनी जो अंदर की बातें हैं उनको समझाता है। किसके द्वारा? भाषा के द्वारा। भाषा बुद्धि के प्रयोग और तर्क का एक माध्यम है। यानी कि जो बालक की भाषा होती है वह क्या है, बुद्धि के, यानी कि बुद्धि का जो प्रयोग है, उसका जो तर्क है उसका एक माध्यम है। यानी कि बुद्धि में जो तर्क पैदा हो रहा है उसका माध्यम है। यानी कि हमारी बुद्धि क्या सोच रही है, मैंने सोचा कि यार ये पेन है, ये इस प्रकार से क्यों बनाया गया है, किसने बनाया है, क्या इसका क्या उपयोग है। मेरे दिमाग में, मेरी बुद्धि में तो तर्क हो रहे हैं, लेकिन मैं जब इस बात को दूसरों के सामने व्यक्त करूंगा तो किस प्रकार से करूंगा, यानी कि बोलकर, यानी कि अपनी भाषा के द्वारा। सो गाइस, इसीलिए भाषा का बालक के ऊपर बहुत ही अधिक गहरा प्रभाव पड़ता है। यानी कि बहुत ही जरूरी होता है भाषा का विकास। अगर भाषा का विकास सही प्रकार से नहीं होगा तो बालक अपने जीवन में सक्षम सही प्रकार से नहीं हो पाते हैं। भाषा विकास बालक के सामाजिक और संवेगात्मक विकास के बहुत सहायक होता है। यानी कि भाषा का जो विकास है वह बालक के, यानी कि सामाजिक संवेगात्मक विकास में भी बहुत सहायक होता है। बालक का मानसिक विकास उसकी भाषा के विकास पर बहुत कुछ निर्भर करता है। ये नहीं कि बालक का जो मानसिक विकास है वह उसके भाषा के विकास से अलग है, नहीं। अगर उसके अंदर भाषा का विकास नहीं होगा तो उसका जो मानसिक विकास है वह सही प्रकार से नहीं होता है। यह देखा जाता है कि बालक जितना शीघ्र बोलता है और दूसरों की बातें समझना सीख लेता है वह उतना ही कुशाग्र बुद्धि वाला होता है। यानी कि अगर बालक जल्दी सीखेगा तो उसकी जो बुद्धि है वह भी कुशाग्र होगी, यानी कि तेज बुद्धि वाला होगा। जो मंद बुद्धि वाले बालक होते हैं वह, यानी कि भाषा भी या बोलना भी बहुत देर से सीखते हैं। अब भाषा विकास में पिछड़ा हुआ बालक मंद बुद्धि का होता है। यानी कि वही बात कही, जो बालक भाषा के विकास में पिछड़ जाता है, यानी कि वह बहुत लेट भाषा बोलना सीखता है, तो वह उसकी जो बुद्धि होती है वह भी मंद होती है। बालक का संपूर्ण व्यवहार उसके भाषा विकास से प्रभावित होता है। इतना भी जिस प्रकार का वह व्यवहार करता है उसके भाषा विकास से ही वह प्रभावित होता है। तो गाइस, हम अपने टॉपिक पर आते हैं, शैशव अवस्था में भाषा विकास, यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ इन्फेंसी। यानी कि शैशव अवस्था में भाषा का विकास किस प्रकार से होता है। बालक एक ही बार में शब्दों का उच्चारण नहीं कर लेता।
यानी कि जैसे ही बालक शैशवावस्था में होता है वह शब्दों का एक बार उच्चारण नहीं करता है, ये सभी को पता है, क्योंकि उसके लिए यह यानी कि कैपेबल ही नहीं हो पाता है। शब्दों का उच्चारण करने से पूर्व वह कुछ चिन्हों और संकेतों द्वारा अपने भाव प्रकट करता है। इन चिन्हों या संकेतों को बालक का प्रथम भाषा व्यवहार कहा जाता है। यानी कि जब बालक जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद शैशवावस्था में आता है, तो वह जो उसके अंदर भाव होते हैं उन भाव को वो यानी कि इशारों से समझाना चाहता है, यानी कि शब्दों के बिना चिन्हों से और संकेतों के द्वारा समझाता है। अपने जो भाव अंदर है उनको वह चिन्हों और शब्दों से यानी कि चिन्हों और संकेतों से प्रकट करता है। प्रथम भाषा व्यवहार को निम्नलिखित 3 प्रकार की क्रिया में देखा जा सकता है। यानी कि जब बालक शैशवावस्था में होता है तो उसकी जो प्रथम 3 यानी कि भाषा विकास होता है वह 3 क्रियाओं में होता है। नंबर 1 है रुदन क्रिया के द्वारा, नंबर 2 है बलबलाना और नंबर 3 है अंगभंगिमा। रुदन क्रिया में जीवन के आरंभ का उच्चारण इसी से के अंतर्गत होता है। यानी कि जैसे जैसे बालक जन्म लेता है तो वह सबसे पहले भाषा का विकास रुदन क्रियाओं के द्वारा ही करता है। यह ध्वनि स्वर यंत्रों से अपने आप निकलती है और इसे सीखने की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि इस चीज को किसी को भी सीखने की आवश्यकता, यानी छोटे बच्चों को सीखने की आवश्यकता नहीं होती, यह स्वयं अपने आप ही निकलती है। प्रथम 15 दिनों में यह क्रिया अनियमित और अकारण होती है। यानी कि जो रुदन की क्रिया है वह बालक के जन्म के 15 दिन के बाद अपने आप ही होने लगती है और यह अनियमित होती है और अकारण होती है। यानी कि कोई किसी प्रकार का कारण नहीं है और बल्कि जो बच्चे हैं छोटे वह रुदन करने लगते हैं। रुदन क्रिया के समय शिशु में शारीरिक परिवर्तन होते हैं। उसका जो मुंह होता है वह लाल हो जाता है और त्वचा भी लाल हो जाती है। यानी कि जैसे ही बालक में रुदन क्रिया होगी तो उसके जो शरीर है उसमें कुछ परिवर्तन होंगे। इस प्रकार के परिवर्तन जैसे ही वह रुदन करेगा तो उसका जो मुंह है और जो त्वचा है यानी कि शरीर है वह पूर्ण लाल हो जाता है, यानी कि लाल हो जाता है। वह मुखिया बंद कर लेता है और उसकी जो नाड़ी होती है वह भी तेज हो जाती है, जिसे हम नब्ज बोलते हैं, वह तेज हो जाती है और संपूर्ण शरीर में क्रिया होती है। यानी कि ये नहीं कि बालक के एक हाथ में ही क्रिया होगी, नहीं, उसका जो सर से लेकर पैर तक की सारा का सारा जो जितना भी पूरा शरीर है उसमें इस प्रकार की क्रिया होती है। उसकी आंखों में आंसू नहीं होते, यानी कि इस रुदन क्रिया में उसका जो शरीर है वह लाल हो जाएगा, उसका मुंह लाल हो जाएगा, बट उसकी आंखों में क्या नहीं होगा, आंसू नहीं होंगे। कभी कभी शिशु रोते रोते चुप हो जाता है। आपने भी देखा होगा कि अचानक से बच्चा रो रहा है और एकदम से चुप हो गया, जबकि उसकी संतुष्टि के लिए कोई कार्य नहीं किया गया है। यानी कि अचानक से रोते हुए वह चुप हो गया, उसकी संतुष्टि के लिए भी कोई काम नहीं किया गया है। उसका अर्थ वही है कि शिशु के रोने का कोई कारण नहीं था। शिशु कितनी देर कितना तेज रोता है इसमें व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती है। यानी कि बहुत से शिशु बहुत तेज रोते हैं और बहुत लंबे समय तक रोते हैं और कुछ जो बच्चे होते हैं वह कम समय में ही बहुत कम आवाज में रोते हैं। इस प्रकार के उनमें अलग अलग प्रकार की भिन्नताएं पाई जाती है। तीसरे सप्ताह के बाद अकारण रुदन क्रिया क्रम से बंद हो जाती है। यानी कि जो यह रुदन क्रिया है कब बंद होगी, तीसरे सप्ताह के बाद। 7 सप्ताह के पूर्व तक शिशु अधिकतर भूख के कारण रोता है। ये नहीं कि यानी कि जन्म के 5-6 दिन के बाद वह किस वजह से अकारण होता है, किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं, लेकिन रोने लगा, रुदन करने लगा, लेकिन 7 सप्ताह के बाद वह भूख के कारण रोता है। 3 माह से 6 माह के बीच उसका रुदन क्रिया विशेष प्रकार के दर्द, तेज आवाज, तीव्र प्रकाश, शारीरिक कष्ट, थकान, भय, निद्रा में बाधा और खिलौने छीन लेने के कारण होती है। यानी कि ये कहा जाए कि
बाद में ये जो क्रियाएं है, जो रुदन की क्रिया है, वह किस कारणों से होती है? बालक किन कारणों से करता है? जब उसके शरीर में किसी प्रकार की पीड़ा होती है, उसके खिलौने छीन लिए जाते हैं। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे को छांव में से अचानक से प्रकाश में लेकर गए तो वह यानी कि रुदन करने लगता है, यानी कि उसका शरीर लाल होने लगता है, उसका मुंह लाल होने लगता है। इस प्रकार की क्रिया है वह करने लगता है। अचानक से रोने लगता है। अगर उसको सोते हुए को बालक को छेड़ा जाए, बहुत से लोग क्या है, बच्चा सोने वाला है उसको छेड़ने लगते हैं, तब भी वह रुदन क्रिया करता है। 4 माह पर शिशु उसके साथ खेल बंद कर दिए जाने के कारण रुदन करता है। यानी कि जब बालक 4 माह का हो जाता है और कोई उसके साथ खेलता है और वह खेल बंद कर देते हैं, तब रुदन करने लगता है। या 5 माह पर बड़ों को ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वह क्या करता है? रुदन करता है। 9 माह पर माता पिता द्वारा दूसरे बच्चों को गोदी उठा लिए जाने पर रोता है। यानी कि जैसे ही बालक 9 माह का होगा और आपने देखा होगा कि हमने अपने बच्चे को ना उठाकर किसी दूसरे बच्चे को उठाया, तो वह ईर्ष्या करेगा और वह क्या करेगा? रोने लगेगा। अत्यधिक रोने पर शिशु की उल्टी हो जाती है, वह दूध पलट देता है, जिससे उसकी पाचन क्रिया पर बुरा प्रभाव पड़ता है और आंतों में पेट से संबंधित रोग हो जाते हैं। यानी कि अगर कोई भी बालक ज्यादा रोएगा तो वह क्या करेगा? यानी कि उसको उल्टियां होने लगेगी और उससे उसके जो शारीरिक विकास है उस पर फर्क पड़ेगा, तो इसकी जो आंतें हैं, उसकी जो पाचन क्रिया है उसमें गड़बड़ हो जाएगी, वह रोग यानी किसी रोग का शिकार हो सकता है। स्नायुविक तनाव पैदा हो जाता है और रात्रि को नींद नहीं आती। यानी कि ऐसे बालकों को फिर रात्रि में भी नींद नहीं आती और इन सभी बातों से उसका जो शारीरिक विकास है उनमें बाधा पड़ती है। नंबर 2 है हमारा बलबलाना। कौन सा? बलबलाना। रोने व चिल्लाने के अतिरिक्त शिशु कुछ अन्य प्रकार की ध्वनियां करता है, जिन्हें रुदन क्रिया की संज्ञा नहीं दी जा सकती। यानी कि रोने के साथ में जो बालक कुछ अलग प्रकार की क्रियाएं करता है, उनको हम रुदन नहीं कह सकते हैं। इन क्रियाओं को बलबलाना कहा जाता है। यानी कि जो ऐसी इस प्रकार की क्रियाएं होती है उनको क्या कहते हैं? बलबलाना। बलबलाना एक निर्धक क्रिया है जो 3 माह से 12 माह तक देखी जाती है। यानी कि ये क्रिया हमें 3 माह से लेकर और जब तक बच्चा 1 साल का होता है, यानी 12 माह तक होता है तब तक की यह क्रिया बालकों में देखी जा सकती है। इस प्रकार की ध्वनि शिशु को प्रसन्नता देती है। यदि माता पिता इन ध्वनियों को सुनकर प्रसन्न होते हैं तो शिशु इन्हें और भी उत्साह से दोहराता है। यानी कि बालक ऐसी क्रियाएं करता है जिससे कि बालक को उत्साह महसूस हो और अगर उसके साथ में उसके जो माता पिता है वह भी उत्साहित होते हैं तो वह ऐसी क्रियाएं बार बार करता है। इस प्रकार की क्रियाएं शिशु तब करता है जब वह शांत होता है, संतुष्ट होता है और प्रसन्न होता है। यह उसके लिए खेल की क्रिया बन जाती है। यानी कि इस प्रकार की क्रियाएं होती है वह उन क्रियाओं को अपना खेल समझता है और वह अकेला ही बलबलाने की क्रिया करता रहता है। उनकी यानी बलबलाने की क्रिया करता है। बलबलाते समय शिशु हंसते हुए मुस्कुराते हुए देखे जाते हैं। यानी कि जब बालक बलबलाते हैं तो उनके चेहरे पर हंसी और मुस्कुराहट आती है। जो शिशु बहरे होते हैं वह कम समय बलबलाते हैं क्योंकि उन शिशुओं को उनकी बलबलाने की आवाज सुनाई नहीं देती, जिसके कारण वह उन बलबलाने से प्रसन्न नहीं होता। क्योंकि जब हमें हमारी कोई आवाज हमें सुनाई नहीं देती क्योंकि हम वह बहरे होते हैं तो वह उसमें प्रसन्नता नहीं ढूंढ पाते हैं, यानी कि उनकी संतुष्टि नहीं हो पाती है। इस क्रिया से शिशु के स्वर यंत्रों का
विकास होता है। जैसे जैसे ज्ञानेंद्रियों का परिपक्वता होती है, इस क्रिया का विकास शब्दोच्चारण में होने लगता है। बालक की जिस प्रकार से ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है, उनमें परिपक्वता आती है, सुनने की ज्ञानेंद्रिय जो है उसमें परिपक्वता आती है, उसी प्रकार से उसके जो शब्द है उनका भी विकास होने लगता है, यानी कि उसकी भाषा का विकास होने लगता है। फिर है हमारा नेक्स्ट पॉइंट अंग भंगिमा, इसको देखते हैं। शिशु अपनी इच्छाओं को प्रकट करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए और वयस्कों को अपनी बात समझाने के लिए विभिन्न प्रकार के संकेत और अंग भंगिमा का प्रयोग करता है। यानी कि किस प्रकार विभिन्न प्रकार के संकेत करता है, अंग भंगिमा का मतलब है अपने शरीर से इशारा करता है। ये यानी कि क्या हो गया, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है तो गर्दन हिला दी, या किसी ने उंगली पकड़ ली तो अपना हाथ खींच लिया, किसी से डर रहा है तो ऐसे कर लिया। यानी कि ये देखा होगा आपने भी छोटे बच्चों को, जब हम कहते हैं कि बेटा आ जाओ गोद में आ जाओ हमारी, लेकिन वो क्या करते हैं अपनी माँ से ही और चिपक जाते हैं, या अपने पापा से चिपक जाते हैं, किसी और के साथ नहीं जाते। इसका यही तात्पर्य होता है कि वह अंग भंगिमा करता है जिससे कि वह बालक डर रहा है। इसमें वह संपूर्ण शरीर का प्रयोग करता है। दूध पीने का मन न होने पर शिशु अपने मुंह को स्तन से हटा लेता है। यानी कि अगर बालक का दूध पीने का मन नहीं है या वह छक गया है तो क्या करेगा, वह स्तन से अपने मुंह को हटा लेगा। सिर फेर लेता है या दूध को मुंह से बाहर निकाल देता है। गोदी में आने के लिए मुस्कुराता है या हाथों को आगे बढ़ाता है। यानी कि बालक पड़ा हुआ है, वह मुस्कुराने लगता है, हाथों को आगे बढ़ाने लगता है, वह उस तरीके से वह चाहता है इशारे करके कि कोई मुझको गोद में उठा ले। किसी वस्तु को पकड़ने के लिए हाथ फैलाता है। संकेत और अंग भंगिमा वयस्क भी करते हैं, लेकिन वे इनका प्रयोग पूरक के रूप में या अपने कथन को प्रभावशाली बनाने के लिए करते हैं। यानी कि मैं हाथ से इशारे कर रहा हूं कि ये ऐसे है वो ऐसे है, इसलिए जो अंग भंगिमा का है वह पुरुष भी करते हैं, जिसे हम जेस्चर पोस्चर कहते हैं। यानी कि हमारे शरीर का जो हाव भाव है, यानी कि हम मुस्कुरा रहे हैं तो हमें खुशी प्रकट हुई है, हम खुशी को किस प्रकार से जाहिर करेंगे, मुस्कुरा कर करेंगे। और हमें किसी का दुख हुआ है तो हम कैसे करेंगे, मायूस होकर करेंगे। यानी कि हमारा जो शरीर है, यानी कि वयस्क आदमी भी अंग भंगिमा करते हैं, लेकिन वह एक पूर्ण उसके रूप में करते हैं, यानी कि पूरक के रूप में करते हैं। क्योंकि जब आदमी को गुस्सा आता है तो उसकी जो बाजू है वह चढ़ जाती है, उसकी आंखें लाल हो जाती है, उसका जो चेहरा है गुस्से से लाल हो जाता है। वह क्या है, सब अंग भंगिमा तो है, यानी कि जेस्चर पोस्चर ही तो है। हम अपने इशारे से किसी को इशारे से बुला रहे हैं या किसी तरीके के इशारे कर रहे हैं, बच्चे छेड़ रहे हैं तो हमने उसको इशारे से आई कांटेक्ट हुआ और उसको इशारे से कहा शांत हो जाओ, उसकी तरफ को थोड़ी सी आंखें निकाल दी, तो ये सब अंग भंगिमा ही है। जबकि शिशु शब्दों उच्चारण के अभाव में अपने भाव को अभिव्यक्त करने के लिए अंग भंगिमा करते हैं, क्योंकि बालक उस समय अपने जो उनके जो शब्द है उनको बोल नहीं पाते, जिसके कारण से वे अंग भंगिमा करते हैं। लेकिन वयस्क बोल भी सकते हैं, लेकिन वह फिर भी अंग भंगिमा का प्रदर्शन करते रहते हैं, जिसको हम जेस्चर पोस्चर यानी कि हाव भाव जो बच्चे के या वयस्क के हाव भाव होते हैं वो उस प्रकार के करते रहते हैं। भाषा विकास के साथ साथ वे संकेत और अंग भंगिमा कम होते जाते हैं। जैसे जैसे बालक के अंदर भाषा का विकास होता है, उसी प्रकार से वह जो अंग भंगिमा करते हैं, अपने जो हाव भाव या इशारे से किसी चीज को कहते हैं, अपने हाथ पैर हिलाकर, वह धीरे धीरे कम होते जाता है। यानी कि अभी माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है कि उसने अंग भंगिमा के द्वारा जो माँ के स्तन में उनसे मुंह हटा लिया, लेकिन जैसे जैसे उनकी भाषा का विकास होगा तो वह आराम से ये कह देगा कि मैं छक गया, मुझे वो कुछ नहीं चाहिए। बल्कि जब वह उसके अंदर भाषा का विकास नहीं था तब वह अपने मुंह को एक साइड करके ही इस चीज को दूसरों को व्यक्त करता था कि अब यह हमारा छक चुका है, इसको किस
आवश्यकता नहीं है। भाषा के विकास के साथ साथ ही बालक को अगर किसी गोद आना है तो वह अपने हाथ नहीं आगे बढ़ाएगा, बल्कि हाथ आगे बढ़ाने के साथ साथ में मुंह से भी कहेगा कि मुझको गोद ले लीजिए, ये मुझसे अब लेटा नहीं जा रहा है, या मुझको ये चीज चाहिए। इशारे से नहीं कहेगा, इशारा करने के साथ साथ में वह उस चीज को मुंह से भी मांग लेगा, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे भाषा का विकास होगा उसी प्रकार से जो अंग भंगिमा है वह भी कम होती चली जाएगी। धन्यवाद।